नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे विश्व के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं। वास्तव में भूगोल में अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, उसको भी आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताएं तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये हो जाता है, एक तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि महाद्वीप किसको कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन होती है आपकी द्वीप किसको कहा जाता है, द्वीप और महाद्वीप। उसके बाद एक शब्द आता है, आपने अंतरीप या केप पढ़ा होगा तो इसकी भी डेफिनेशन आपको आती है। तो द्वीप, महाद्वीप, अंतरीप या एक आता है प्रायद्वीप, चौथा है प्रायद्वीप। तो इन सभी की डेफिनेशन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि हम आखिर महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, द्वीप यानी कि आइसलैंड किसको कहते हैं, प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला किसको कहते हैं और अंतरीप यानी कि केप किसको कहते हैं। तो इन सभी की डेफिनेशन हम लोगों को सबसे पहले देखना है। कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है, इसको आइसलैंड बोला जाता है, इसको केप बोला जाता है और इसको पेनिनसुला बोला जाता है। ठीक है, तो इन सभी के डेफिनेशन अगर हम आपको बताएं तो सभी के लिए एक शब्द जुड़ा हुआ है, स्थलखंड। ये सभी बातें किससे संबंधित हैं, स्थलखंड से ही संबंधित हैं। लेकिन अब सभी में डिफरेंस किस बात का होगा, स्थलखंड तो सभी में है बट यहाँ पर डिफरेंस किस बात का होगा। पहला, इसमें आपको क्या होगा, ऐसा कोई स्थलखंड, चूंकि स्थलखंड सभी में कॉमन रहेगा, सब में आपको स्थलखंड शब्द का प्रयोग करना ही करना है। तो यहाँ पर महाद्वीप तो कैसा होगा, ये बड़ा क्षेत्र होगा, स्थलखंड का बड़ा क्षेत्र, चारों ओर जल से घिरा होगा। तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एशिया है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी महाद्वीप हैं यानी कि कॉन्टिनेंट हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड नंबर पर है उसको हम लोग कह रहे हैं द्वीप। चूँकि हम लोगों का वो टॉपिक है इसलिए उसको हम लोग थोड़ा सा बाद में करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं अंतरीप क्या होता है। तो अंतरीप का मतलब होता है नुकीला भाग, स्थलखंड का नुकीला भाग जो जल में निकला हो, जल में निकला हो। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा अगर कोई क्षेत्र है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, ये अंतरीप है। स्थलखंड है इधर, ये स्थलखंड है, ये जलीय वाला एरिया है और ये कोई एक नुकीला भाग है स्थलखंड का जो कि जल में निकला हुआ है। तो ऐसे स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं, अंतरीप कहते हैं या उसको केप कहते हैं। फिर फोर्थ नंबर पर है पेनिनसुला या इसी को हम लोग कह रहे हैं प्रायद्वीप। एग्जाम्पल में अगर आपने सुना होगा तो आप सुनते हैं कि भारत का जो दक्षिणी वाला एरिया है यानी कि दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र है उसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, क्योंकि उसका जो स्थलखंड है, यानी कि अब अगर हम लोग प्रायद्वीप को डिफाइन करेंगे तो इसमें स्थलखंड का भाग तो रहेगा, जो कोई स्थलखंड जो तीन तरफ जल से घिरा हो उसको हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे या उसी को पेनिनसुला कहेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे मैप के थ्रू तो कुछ इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ये भारत का
दक्षिणी वाला एरिया है, यहाँ पर भी एक जल राशि है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ आप देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी यहाँ मिल जाती है। यहाँ पर आप नीचे देखते हैं तो हिंद महासागर मिल जाता है और फिर यहाँ पर अरब सागर का क्षेत्र मिल जाता है। तो इस तरह से स्थल खंड का कोई अगर भाग है, खास करके वो बड़ा भाग है, बहुत छोटा नहीं, बड़ा भाग है जो तीन तरफ जल से घिरा हो, ऐसे स्थल खंडों को हम क्या कहते हैं कि ये प्रायद्वीप हैं। जैसे भारत का दक्षिण वाला एरिया। कोई स्थल खंड का नुकीला भाग हो जो जल की तरफ निकला हुआ हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतरीप या केप कहते हैं। फिर इसके बाद स्थल खंड का बड़ा भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर महाद्वीप के बाद द्वीप हम किसको कहते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो महाद्वीप में द्वीप शब्द जुड़ा हुआ है और लेकिन उसके पहले क्या लिखा है, महा है, यानी कि बड़ा है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम महाद्वीप में से महाशब्द को निकाल दें, महाद्वीप में से महाशब्द को निकालें, यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर बच जाएगा केवल और केवल द्वीप, यानी कि जो महाशब्द ये बड़ा होने को दिखा रहा था, ये बड़ा होने का, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग द्वीप की बात करें यानी कि आइसलैंड की बात करेंगे तो स्थल खंड का छोटा भाग। द्वीप कैसे परिभाषित करेंगे, द्वीप का मतलब हो गया स्थल खंड का छोटा भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कि ये द्वीप है। तो इसका मतलब है स्थल खंड का अगर कोई छोटा भूभाग है और चारों तरफ से वो जल से घिरा है तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आपके परीक्षाओं में जो सवाल बनते हैं वो सिर्फ इस बात से बनते हैं कि कौन सा द्वीप कहाँ पर स्थित है। यानी कि कभी कभी देखते हैं कि नदियों के बीच में भी द्वीप बने होते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि महाद्वीपों के किनारे यानी कि महासागरों में भी बने होते हैं। तो इस तरह से द्वीपों के प्रकार और उसकी लोकेशन आपसे पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर द्वीप मौजूद हैं और किस प्रकार के द्वीप वो मौजूद हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि महाद्वीपों की लोकेशन और उसके अलावा महाद्वीपों के बनने की जो प्रक्रिया है, इसके आधार पर महाद्वीपों के कुछ प्रकार होते हैं और उन प्रकारों को हम लोग अब देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे द्वीपों के प्रकार की। द्वीपों का प्रकार, तो द्वीपों के प्रकार जो होंगे वो आपके दो आधारों पर होंगे। किस बेस पर होगा, पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य तौर पर दो आधारों पर देखेंगे। एक देखेंगे स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, और जो दूसरा आधार देखेंगे वो होगा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा होगा उत्पत्ति के आधार पर। अब यहाँ जो स्थिति के आधार पर हैं, इसमें हम लोग कितने प्रकारों में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कुल हम लोग 3 प्रकार में इसको डिवाइड करेंगे। उसमें से कौन कौन से हो जाएंगे पहला हो जाएगा महाद्वीपीय द्वीप, महाद्वीपीय द्वीप। दूसरा हो जाएगा महासागरीय द्वीप, और जो तीसरा होगा उसको हम लोग कहेंगे आभ्यंतरिक द्वीप।
फिर इसके बाद जो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे तो मुख्य तौर पर आपको हो जाएगा प्रवाल द्वीप, उसके बाद हो जाएगा ज्वालामुखीय द्वीप, फिर उसके बाद हो जाएगा विवर्तनिक द्वीप, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चंस आपको ये भी पूछा जाता है कि कौन सा द्वीप किस प्रकार का द्वीप है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तीसरा हो जाएगा निक्षेपात्मक द्वीप, और फिर हो जाएगा अपरदनात्मक द्वीप। तो इस तरह से जितने भी द्वीप हैं उसको आप इस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। अब एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए। द्वीपों के प्रकारों की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें हमने द्वीपों को डिवाइड करने का जो आधार रखा है वो दो रखा है। एक को हमने रखा है स्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। आइसलैंड के हम लोग टाइप्स यहाँ देख रहे हैं। और जो दूसरा आधार हमारे पास है वो है बनने की प्रक्रिया के आधार पर। तो बनने की प्रक्रिया के आधार पर ये प्रवाल है, ज्वालामुखी है, विवर्तनिक है, निक्षेपात्मक और अपरदनात्मक द्वीप। फिर इसके बाद यहाँ पर अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में समझते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। जो यहाँ पर पहला नंबर पे है महाद्वीपीय द्वीप, यानी कि यहाँ पर महाद्वीप शब्द भी जुड़ा है। तो महाद्वीपीय द्वीप होने का मतलब ही हो गया कि ऐसा कोई द्वीप होगा जो कि महाद्वीपों के समान होगा, यानी कि उनका आकार भी थोड़ा बहुत बड़ा होगा, उनकी संरचना भी बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि महाद्वीपों के समान गुण धर्म वाले द्वीपों को हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय द्वीप कहते हैं। और खास करके ये कहाँ पर होते हैं, चूंकि चारों ओर जल से घिरना तो द्वीप होने के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर किसी भी स्थल खंड को द्वीप होना है तो उसके चारों ओर जल होना ही होना है। तो महाद्वीपीय द्वीप होने का मतलब ये नहीं है कि ये महाद्वीपों पर स्थित है, बल्कि क्या है, महाद्वीपों के समान गुणधर्म। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, महाद्वीपों के समान गुण धर्म वाले ये होंगे। पहला चीज इसमें समझना है। दूसरी चीज इसमें समझनी है कि महाद्वीपों के समांतर होंगे, समानांतर। ये महाद्वीपों के समानांतर स्थित होते हैं। यानी कि अगर कोई भी द्वीप है और वो महाद्वीपों के समानांतर है, यानी कि होगा तो सागर में ही, बट अगर उसके ठीक किनारे पर महाद्वीपीय क्षेत्र है, उसकी संरचना करीब करीब महाद्वीपों जैसी है, तो ऐसे द्वीप को हम कहते हैं महाद्वीपीय द्वीप। फिर इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है आपका महासागरीय द्वीप। और महासागरीय द्वीप का मतलब है कि ऐसा द्वीप जिसकी लोकेशन, जिसकी अवस्थिति जो है वो महासागरों में मौजूद होगी, यानी कि महासागर के बीचों बीच हो सकता है। तो ऐसे द्वीपों को हम क्या कहते हैं, महासागरीय द्वीप। यानी कि इनकी लोकेशन जो होगी वो कहाँ पर होगी, महासागरों के बीच में। फिर इसके बाद तीसरा है हमारा आभ्यंतरिक द्वीप। आभ्यंतरिक द्वीप का मतलब है कि ऐसे द्वीप जो कि आंतरिक क्षेत्रों में मौजूद हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले लिख लें कि महासागरीय द्वीप हम इसको कहेंगे, तो यहाँ लिखेंगे महासागरों के आंतरिक भागों में। अब ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे द्वीप ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि ऊपर नहीं आए हैं। लेकिन जब तक ऊपर नहीं आए हैं, जिनका कुछ स्थल खंड का भाग ऊपर नहीं दिखता है, तब तक हम ऐसे किसी भी स्थल खंड को
हम द्वीप की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो महासागरों में स्थित है, लेकिन उसका कुछ न कुछ भाग जल से ऊपर दिखाई दे रहा है, इसी वजह से हम इसको द्वीप की संज्ञा देते हैं। तो एक चीज यहाँ पर यह भी समझना था। थर्ड नंबर पे है आपका अभ्यांतरिक द्वीप, या इसको हम आंतरिक द्वीप भी कह सकते हैं। तो जो अभ्यांतरिक द्वीप होते हैं, खास करके ये नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। कैसे बनते हैं? नदियों द्वारा खास करके इनको बनाया जाता है। जितने भी अभ्यांतरिक द्वीप आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको समझने की आवश्यकता है। जितने भी, जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझें कि अगर जैसे माजुली द्वीप की हम लोग बात करते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में बनाया जाता है, तो वो किस प्रकार का द्वीप होगा? तो वो अभ्यांतरिक द्वीप के रूप में ही उसको हम काउंट करते हैं। तो ये आपके द्वीपों के प्रकार थे, जो कि उनकी लोकेशन के आधार पर है कि ये वास्तव में मौजूद कहाँ है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कैसे द्वीपों का निर्माण होता है, ये भी आपको पढ़ना है, समझना है। तो द्वीपों के जो प्रकार में हम उत्पत्ति के आधार पर देखने चल रहे हैं, इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण है आपका प्रवाल द्वीप। तो प्रवाल द्वीप के बारे में अगर हम लोग देखें प्रवाल द्वीप में अगर देखें कि आखिर प्रवाल द्वीप हम किसको कहते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि प्रवाल क्या होता है। तो यहाँ पर आपको जो मूंगा शब्द आपने सुना होगा, एक कीड़ा होता है मूंगा। अब इसका जमाव होता है, जमाव। अभी आप जब प्रवाल और प्रवाल भित्ति पढ़ेंगे, प्रवाल विरंजन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। हम लोग प्रवाल के बारे में पूरी बात करेंगे। और इसमें जो कीड़ा होता है, ये क्या होता है कि ये काफ़ी लाखों करोड़ों के झुंड में चलते हैं। ये एक बार मरते हैं और उसके बाद इस पर लगातार डिपोजिशन होता रहता है अवसादों का, इनके कीड़ों का। और यही क्या होता है कि ये एक चट्टान के रूप में काफ़ी समय के बाद ये सामने दिखाई देने लगते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि प्रवालों का कहाँ पर ज़्यादा विकास होगा, तो ये एक बड़ा अच्छा सा सवाल भी बनता है कि प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर एक मैं शॉर्ट में आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जितने भी प्रवाल हैं, यानी कि प्रवालों के विकास के लिए अगर हम लोग एक अनुकूल स्थितियों की बात करें, एक कंसेप्ट बनाने की बात करें, बहुत डाटा पर न जाएं, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको यही समझना है कि उनके लिए सब कुछ आदर्श होना चाहिए। मतलब कि तापमान कैसा हो, आदर्श होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस तक उनके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। पानी न तो बहुत ज़्यादा गहरा हो और न ही बहुत ज़्यादा उथला हो, उनके लिए आदर्श होती हैं। जलवायु कंडीशन भी सामान्य होनी चाहिए, न बहुत गर्म हो न बहुत ठंडा हो। टेम्परेचर भी सामान्य होना चाहिए। इसके साथ साथ में पानी गंदा भी नहीं होना चाहिए और पानी बहुत साफ़ भी नहीं होना चाहिए। चूँकि साफ़ बहुत रहेगा तो जो उनको आवश्यक मिनरल्स होते हैं वो नहीं मिल पाएगा, और बहुत गंदा रहेगा तो जितने भी अवसाद हैं वो उनके मुंह में जाकर के जमा हो जाएंगे। तो ऐसे में जितनी भी चीज़ें आप समझते हैं, चाहे हम लोग लवणता की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, इन सभी की बात करें, तो सब की सब चीज़ें यहाँ पर उनके लिए एक आइडियल, एक सामान्य परिस्थिति में होना चाहिए। यहाँ पर प्रवालों के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वहाँ पर किसी न किसी महासागरीय चबूतरे की भी आवश्यकता होती है, जिसको वो आधार बनाकर उस पर लगातार अपना जमाव करते रहते हैं। तो ये बातें हम लोग आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही आप समझिए कि प्रवाल द्वीप क्या होते हैं। तो मूंगा होता है, इनके जमाव से जो भी द्वीप बनता है, जिस भी द्वीप का विकास होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रवाल द्वीप कहते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे है वो है आपका ज्वालामुखी द्वीप। अब ज्वालामुखी द्वीप का मतलब क्या है कि जब ज्वालामुखी उद्गार के बाद जब मैग्मा नीचे से बाहर आता है, लावा के रूप में उसका जमाव होता है, खास करके ऐसे द्वीपों का जो विकास होता है वो महासागरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। चूँकि महासागरीय क्षेत्रों में ही ज्वालामुखी का उद्गार होगा, और उद्गार होने के बाद जो वहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि लावा का जमाव होगा,
तो उसके चारों ओर जल होगा और इसी वजह से हम इसको एक द्वीप के रूप में देखते हैं और इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक ज्वालामुखी द्वीप है, चूंकि इसके निर्माण में जिस कारक का महत्वपूर्ण योगदान होता है वो होता है ज्वालामुखी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी द्वीप। इसके बाद है थर्ड नंबर पर विवर्तनिक द्वीप। विवर्तनिक द्वीप का मतलब है कि विवर्तनिक द्वीप का मतलब है कि भूगर्भिक संचलन की वजह से या भूगर्भिक कारकों की वजह से अगर किसी द्वीप का निर्माण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विवर्तनिक द्वीप। जैसे आंतरिक शक्तियां होती हैं, बाह्य शक्तियां होती हैं, इन सब की वजह से अगर किसी द्वीप का निर्माण होता है तो उसको हम लोग कहते हैं विवर्तनिक द्वीप। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ नंबर पर है, जो कि एक साथ भी आप इसको समझ सकते हैं कि आखिर ये द्वीप होते क्या हैं। तो यहाँ पर निक्षेपात्मक और अपर्दनात्मक दो द्वीपों के बारे में चर्चा की गई है। तो अगर हम लोग यहाँ पर निक्षेपात्मक द्वीपों की बात करें, निक्षेप वाले द्वीप की बात करें, तो यानी इसका मतलब हो गया कि ये द्वीप कैसे हैं, जमाव वाले हैं, और ये कैसे हैं, कटाव वाले हैं। तो कटाव और जमाव से भी द्वीपों का निर्माण होता है। अगर हम लोग जमाव की बात करें तो जितने भी अवसाद होते हैं, सेडिमेंट होते हैं, अगर इनका जमाव एक ही स्थान पर लगातार होता रहे, लगातार एक ही स्थान पर इनका जमाव होता रहे, तो ऐसे द्वीपों को हम क्या कहते हैं कि ये निक्षेपात्मक द्वीप हैं। और ख़ास करके इनके द्वारा जितने भी चाहे हम लोग सागरी लहरों की बात करें, चाहे हम लोग हिमानियों की बात करें, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जल के आंतरिक क्षेत्रों में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन हो सकते हैं, उन सभी के जरिए निक्षेपात्मक डिपोजिशनल आइसलैंड का विकास होता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट और फिफ्थ नंबर पर है अपर्दनात्मक, यानी कि कटाव के जरिए। अक्सर आप देखते हैं कि कहीं पर कोई अगर चट्टान है या कोई मिट्टी का खंड है, अगर वहाँ पर कटाव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मुलायम मिट्टी भी होगी और कठोर भी होगी। जब अपर्दन के कारक प्रभावी होंगे, जितने भी अपर्दन के कारक प्रभावी होते हैं, चाहे वो जल की बात करें, चाहे हवाओं की बात करें, या फिर अन्य किसी संसाधन की बात करें जिसके जरिए कटाव हो सकता है, तो उसमें आप एक चीज़ समझते हैं कि जितनी भी मुलायम मिट्टियां हैं, जितने भी मुलायम पदार्थ वहाँ पर मौजूद हैं, उनका तो कटाव बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जो कठोर चट्टानें हैं, उनका कटाव या उनका जमाव की अगर हम बात करें दोनों की कंडीशन में, तो उनका कटाव बहुत आसानी से नहीं हो पाता। और जब कटाव आसानी से नहीं होता है और वो कठोर चट्टान या कठोर क्षेत्र बचा रह जाता है और उसके चारों ओर जल घिर जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि ये अपर्दनात्मक द्वीप है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी द्वीपों के प्रकार हैं वो सभी आप समझ लिए हैं। चाहे हम लोग स्थिति के आधार की बात करें, चाहे इसके निर्माण के आधार पर द्वीपों की बात करें, तो सभी प्रकार के द्वीप आप समझ लिए हैं, इनके जो टाइप्स होते हैं। यहाँ पर अब आपको ज़्यादातर क्या पढ़ना है कि अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो, खास करके हो सकता है कि विवर्तनिक द्वीपों में आपको डाउट हो सकता है। जैसे आप देखते हैं कि आंतरिक शक्तियों से पठारों की उत्पत्ति होती है, आपने कल पढ़ा था। और उसी तरह से आप देखते हैं कि पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो आंतरिक शक्तियां अगर यही जलीय क्षेत्रों में लग जाती हैं तो कोई ना कोई तो उठाव होगा ही, और जब उठाव होगा स्थल खंड में परिवर्तन आएगा, उसकी आकृति में परिवर्तन आएगा, और वो उठा हुआ भाग अगर जल से ऊपर आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तनिक द्वीप कह देते हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है कि नया लग रहा हो, बट चीज़ें आसान हैं, ऐसी कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, वो समझते हैं कि कैसे सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर नोट्स में आपको चीज़ें हैं, मैं आपको जो क्लास नोट्स है वो दे दूँगा, और पिछले तक का सारे नोट्स आपको मिल गए हैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है, प्रिंटेड वाले भी, और जो क्लास नोट्स हैं वो आपको दे दूँगा। तो इसलिए इसमें कोई समस्याएं नहीं हैं। हाँ, इसमें अब हम लोग समझते हैं कि सवाल आपसे पूछे कैसे जाते हैं।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग आइसलैंड को समझेंगे, इसकी सारी डेफिनेशंस आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी। फिर इसके बाद हम लोग स्थिति के आधार पर सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ लीजिए कौन कौन से प्रकार होते हैं, महाद्वीपीय द्वीप क्या होता है, महासागरीय द्वीप क्या होता है, आभ्यंतरिक द्वीप क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग अगर निर्माण की प्रक्रिया के आधार की बात करेंगे तो ये पांचों द्वीप आपको समझना है। फिर इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, चूँकि ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं और छोटे छोटे होने के बावजूद भी यहाँ से एग्ज़ाम में खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आइसलैंड की हम लोग बात कर रहे हैं, देखने में बड़े छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल आपको दो तरीके से पूछे जाएंगे। एक तो आपका स्टैटिक पूछा जाएगा और दूसरा आपका करंट भी पूछा जाएगा। चूँकि आप देखते हैं कि अक्सर कोई न कोई द्वीप चर्चा में ज़रूर था। इस बार अगर आपने देखा होगा साल 2020 में जो बीता हुआ है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ आइसलैंड्स कहीं न कहीं चर्चा में ज़रूर हैं। तो चर्चा में होने की वजह से इनका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है, और ख़ास करके वे द्वीप जो चर्चा में रहे हैं उनको आप ज़रूर कवर करिएगा, तब आपके लिए ज़्यादा अच्छे से ये तैयार हो पाएगा। जो स्टैटिक जीके हैं, यानी कि स्टैटिक आइसलैंड के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है, वो आपको नोट्स में पूरी एक लिस्ट मिलेगी। लिस्ट का नाम होगा विश्व के प्रमुख द्वीप। अब विश्व के प्रमुख द्वीपों में कुछ द्वीप जो महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप शायद समझने में कहीं न कहीं गलतियां करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड कैसे बना हुआ है, तो ये खास करके विवर्तनिक तरीके से बना हुआ है। कहाँ पर ये मौजूद है, तो इसकी लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कहाँ पर इसकी लोकेशन है। इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है, इस पर प्रशासनिक अधिकार किसका है, डेनमार्क का है, अमेरिका का है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर इसके बाद न्यू गिनी द्वीप है। अब न्यू गिनी द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो पहला सवाल आपसे पूछा जाता है प्रशांत महासागर में स्थित है, और इस पर पपुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया के द्वीप स्थित हैं। तो यहाँ पर आपको मैप में दो कलर का दिखेगा, पिंक और येलो कलर में, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप के बारे में भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद है। कितना क्षेत्रफल कहाँ पर मौजूद है, ये आपको समझना है। फिर इसके बाद है मेडागास्कर द्वीप, और मेडागास्कर द्वीप जो है वो कहाँ पर मौजूद है, तो अटलांटिक महासागर में मौजूद है। अटलांटिक महासागर में नहीं बल्कि हिंद महासागर में मौजूद है मेडागास्कर। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड लगाएंगे। हिंद महासागर में मौजूद अगर पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर लगाएंगे। देखिए सवालों को ज़्यादातर यहाँ पर दो तरीके सवाल पूछे जाएंगे। पहला तरीका, तो आपको मान लीजिए कि सब कुछ स्टैटिक अगर है तो एक एक द्वीप की लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ पर है, इस पर किसका अधिकार है। फिर उसके बाद अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो हाल में चर्चा में रहे फला द्वीप, ऐसे सवाल बनेगा। तो ये सवाल थोड़े से टफ भी हो सकते हैं, चर्चा में क्यों रहे हैं, इन सब द्वीपों के बारे में आप इसको थोड़ा सा करंट अफेयर्स वाली चीज़ें कवर कर लीजिए। बाकी मैं इसमें नोट्स वगैरह जो भी अवेलेबल होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए चीज़ें आपको बहुत क्लियर तैयार होनी चाहिए। तीसरा तरीका आपसे सवाल पूछने का मैचिंग वाला होता है कि लिस्ट ए और बी को मैच करवाइए। एक तरफ आइसलैंड और दूसरी तरफ उसकी लोकेशन दी होती है, तो ए और बी को मैच करवाने वाले भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। देखिए जब आपको पूरी लिस्ट ही तैयार रहेगी तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी कि आप उसको मैच नहीं करवा पाएंगे। मैच तो बहुत आसानी से हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे सवालों के लिए भी आप तैयार रहिएगा। फिर इसके बाद है बैफिन द्वीप है, सुमात्रा है, होन्शु, विक्टोरिया, ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप से हैं, एलेसमेरे है, सुलवासी है, साउथ द्वीप है, नॉर्थ द्वीप है, जावा द्वीप है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आप लूजन को याद रखेंगे, यानी कि जापान के जितने भी द्वीप हैं उन सभी को, खास करके लूजन को, और यहाँ पर फिर प्रशांत महासागर में मिंडनाओ है, और उसके बाद होन्शु है, होकाइडो है, शिकोकू है। तो ऐसे द्वीपों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल आपको पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद कुछ
विवादित द्वीप हैं, डिस्प्यूटेड आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड अगर बात करेंगे तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉकलैंड द्वीप किसके किसके बीच में है, विवादित हैं, तो यूके और अर्जेंटीना के बीच में है। तो ऐसे सवालों को आपको समझना है। लिस्ट आपको देखिए, दो चीज़ें होती हैं कि चाहे तो आप चीज़ों को समझ रहे हों या आप न समझ रहे हों, लेकिन सिलेक्शन फिर भी अगर लेना है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है उसको एज इट इज़ रट जाइए, जितना हो सके उतना रट जाइए। सुबह 4 बजे उठकर रट्टा मारिए, तब भी क्या होगा, काम आपका हो जाएगा। तो जितने भी लिस्ट हैं, लिस्ट वाली जितनी बात हम लोग कर रहे हैं, उन सभी को आपको रटना ही रटना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा रटिएगा। हाँ, अभी जो मैं अक्सर कहता हूँ कि मानचित्र के ज़रिए चीज़ों को पढ़िए, तो जितने भी मैप होंगे मैं वो भी आपको बताऊँगा, उसमें टेंशन मत लीजिएगा। अभी जितने भी मैप होंगे उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि एक आइडिया, नहीं पूरा अगर बताया तो कम से कम एक आइडिया आपको ज़रूर मैं दे दूंगा, ताकि आप उस तरीके से उसको पढ़ सकें। क्योंकि जब आप मैप में देखते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा तैयार होती हैं। तो यहाँ तक की बातें आज हम लोग कर रहे हैं। नोट्स वगैरह आपको मिलता ही होगा, और अगर नहीं मिलता है तो हमको व्हाट्सएप पे आप ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोट्स नहीं मिले हैं वो आपको मिल जाएं। तो अगले वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे भूकंप और ज्वालामुखी की। तो भूकंप की हम लोग चर्चा कल करेंगे, ज्वालामुखी की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।